पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में पहुंच चुका था, जहां आने के बाद उसका सामना एक मॉस्किटो बीस्ट से हो जाता है। लेकिन वो वहां पर बड़ी आसानी के साथ उसका मुकाबला करता है और उसे अपना पेट भी बना लेता है, जिसके बाद वो एक जगह पर जाने के लिए निकल चुका था। वहां जाने के बाद उसे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर और टेलीपोर्टेशन पोर्टल का एक मैप चाहिए होता है, इसलिए उसे वहां से वो मैप भी मिल जाता है, जिस मैप को लेकर वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास पहुंच चुका था। उसके बाद वो वहां से जाओ कंट्री जाने के लिए निकल जाता है, ताकि वहां जाने के बाद वो टैंग और उसकी फैमिली से बदला ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग ने जहाँ सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के अंदर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट किया था, उसी का दूसरा वाला टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो जाओ कंट्री के अंदर मौजूद है, वहां पर वो भी एक्टिवेट होने लगता है, ताकि सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर से वांग टेलीपोर्ट होते हुए सीधा यहाँ पर आ जाए। और होता भी वैसा ही है, 1 सेकंड के अंदर वांग इस वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास आ चुका था। वांग जैसे यहाँ पर आता है, यहाँ वाला पोर्टल अब जाकर बंद हो जाता है। जिसके बाद वांग आसपास की जगह को देखते हुए महसूस करने की कोशिश करता है कि क्या वो सच में जाओ कंट्री ही आया है ना। और जब उसे ऐसा लगने लगता है कि हाँ शायद मैं जाओ कंट्री पहुंच चुका हूँ, तो उसके बाद वो कहता है, फूजियान मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। जान का बदला जान ही होगा। न जाने शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, लेकिन मैं नहीं भूला और ना ही भूलूंगा जब तक कि मैं तुम्हारी जान न ले लूं। इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मौत बनकर। जिसके बाद वांग जाओ कंट्री में अपने उसी मॉस्किटो बीस्ट पे सवार होते हुए घूमना शुरू कर देता है। वो कह रहा था 400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बस मैंने अपनी एक पलक झपकाई और मैं वापस से अपने कंट्री में आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं रहा करता था। 400 साल गुजर गए, ये मुझे बहुत छोटा सा अरसा लग रहा है। जानता हूँ कि मैं कल्टीवेशन दुनिया में सफर कर चुका हूँ, इस वजह से ये 400 साल मुझे बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास कल्टीवेशन पावर नहीं, उनकी तो पीढ़ियां गुजर चुकी होगी। इसलिए शायद ही हो सकता है कि मुझे उस टाइम का कोई इंसान यहाँ पर मिले। वहाँ के हर एक जगह पर गुजरने के बाद वो सोच रहा होता है कि 400 साल पहले भी मैं इसी जगह पे गुजरा करता था, जब मेरे पास कोई पावर नहीं थी। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा लड़का था जो अपने पेरेंट्स की देखभाल करना चाहता था, छोटे मोटे काम करके। जिसके बाद उसके आगे बढ़ते हुए उसकी नजर एक पुराने से घर पे पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा बाहर से वीरान लग रहा था। और वो घर किसी और का नहीं बल्कि उसी का होता है जिसमें वो पहले रहा करता था। वांग घर के अंदर आने के बाद जैसे जैसे जगह को देखता है, उससे वो सारी चीजें याद आने लगती है कि कैसे 400 साल पहले वो इसी जगह पर अपनी फैमिली के साथ अपना फैमिली बिजनेस संभाला करता था, मूर्तियों को बनाने का। वो जिस भी जगह को देखता है, उससे पुरानी यादें वापस से रिकॉल होने लगती है। वो पूरी तरह से पुरानी यादों में खो चुका था। उसे वहाँ पर पुराना नेम प्लेट भी दिखाई देता है, जिसके ऊपर उसकी माँ का और उसके फादर का नाम लिखा हुआ था। उन्हें देखकर वांग को अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, जब फूजियान ने उनके ऊपर हमला किया था। उसके पेरेंट्स वहाँ पर कह रहे होते हैं, बेटा हमें माफ कर देना, हमें पता है कि हमारे पास वो क्रिस्टल बॉल था जिसे तोड़ते ही तुम हमारे पास आ जाते, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने उससे नहीं तोड़ा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आते तो इससे हो सकता है कि तुम्हारी भी जान चली गई होती। उम्मीद है कि अब तुम जहाँ पर भी रहोगे खुश रहोगे। वांग वहाँ पर कुछ अगरबत्तियां जलाकर वहाँ पर रख देता है, ताकि अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना वगैरह कर सके। वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इमोशनल हो चुका था अपने पेरेंट्स को याद करके। वो वहाँ पर झुकते हुए कह रहा होता है, मम्मी पापा मैं वापस आ गया, जानता हूँ आने में बहुत देर कर दी, लेकिन मैं वापस तो आ चुका हूँ। और आज मैं इसी घर के अंदर ये कसम खाता हूँ कि मैं फूजियान और उसके पूरे के पूरे फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। उसके फैमिली का ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिससे मैं जिंदा छोड़ दूं। जिस दर्द को मैंने 400 साल से सहा है, उस दर्द का मजा फूजियान और उसकी फैमिली को भी चखना होगा। ये मेरा आपसे वादा है। और वांगलिन अपना वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ता। तभी उस घर के अंदर एक लड़की की एंट्री होने वाली होती है। वो आते साथ ही कहती है, यहाँ पर इतनी ठंडी कैसे बढ़ गई? वो ठंडी वांग के कोल्ड ऑरा की वजह से फैली होती है। वांग तो वहाँ पर कुछ देर के लिए छुप चुका था, लेकिन वो लड़की ये देख कर हैरान रहती है कि यहाँ पर ये अगरबत्ती किसने जला दी, कौन मुझसे पहले इस घर में आया था। वो यही सब सोचते हुए पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले रही होती है, लेकिन उसे कोल्ड ऑरा की वजह से बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। तब उसके सामने वांग आता है। उसे देखकर तो वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो वांग से कहती है, तुम कौन हो और तुम आखिर हमारे एंसेस्ट्रियल होम के अंदर क्या कर रहे हो? ये हमारी वांग फैमिली का घर है। वांग वहाँ पर पूछ रहा होता है, पीछे देखो, तुम्हारे पीछे जिसका नाम लिखा हुआ है ना, उस इंसान से आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है? मुझे उसके बारे में बताओ। वो लड़की बता रही होती है, मेरे जो एंसेस्टर थे वो इस फैमिली के ओनर के 4th अंकल थे। उन्होंने ही उस टाइम इस फैमिली के जो ओनर थे उनके बेटे को कल्टीवेशन में जाने के बारे में सुझाव दिया था। ये चीज सुनकर वांग को याद आने लगता है कि अरे हाँ, ये तो मेरे 4th अंकल ही थे जिन्होंने मुझे सेक्ट में ज्वाइन होने का ऑफर दिया था और मुझे अपने साथ भी ले गए थे। तो अब मुझे समझ में आया कि ये 4th अंकल की ही पीढ़ी से है। वो लड़की वहाँ पर ज्यादा कुछ बता नहीं पाती, तभी उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। एक तो कोल्ड ऑरा भी था और साथ ही उसके अंदर कुछ अजीब तरह की बीमारी भी थी। इस चीज को देखकर वांग हैरान रह जाता है
कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ, मैंने तो यहाँ पर कुछ खास किया नहीं, तो ये अचानक से कैसे बेहोश होने लग रही है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को अच्छे से चेक करने की कोशिश करता है कि असल में इसके अंदर क्या बीमारी है। उसे चेक करने के पास पता चलता है कि इसके पास तो कोई स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं। इस स्पिरिचुअल रूट के बारे में सुनते ही उसे सीतू नान की बात याद आने लगती है। जब सीतू नान ने उसे बताया था कि एक इंसान की बॉडी के अंदर अगर स्पिरिचुअल रूट हो ना और स्पिरिचुअल रूट ज्यादा पावरफुल हो तो वही डिटरमाइन करती है कि आगे चलकर वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा। ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं होगा जिसके अंदर स्पिरिचुअल रूट ना हो। अगर किसी की स्पिरिचुअल रूट डैमेज हो जाए या कल्टीवेशन करने के लायक नहीं रहे तो वो बंदा भी कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। यही स्पिरिचुअल रूट एक इंसान को इमॉर्टल बनाती है। तुम जितनी ज्यादा कल्टीवेशन करोगे उसमें से सारी की सारी पावर तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट के अंदर ही जाएगी, जिस वजह से स्पिरिचुअल रूट पावरफुल बनेगा। अगर स्पिरिचुअल रूट ही ठीक नहीं हुआ तो तुम कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर लो वो कोई काम की नहीं रहेगी। तब वांग जो होता है सीतुनान से पूछ रहा होता है कि अगर कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल रूट ही खो दे तो क्या होगा, जिस पर सीतुनान बताता है इससे उसकी कल्टीवेशन पावर खत्म होने लगेगी और उससे ऐसी बीमारी लग जाएगी जिससे वो शायद ही कभी उभर पाएगा। जल्दी कोई इंसान किसी की स्पिरिचुअल रूट निकाल तो नहीं सकता, अगर निकाल लिया जाए तो वो प्रोसेस भी मुश्किल है और निकालने के बाद वो इंसान बिल्कुल मतलब बेकार सा ही हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता आगे चलकर। ये सारी चीजें याद करके वांग सोच रहा होता है कि ये मैटर तो बड़ा ही खतरनाक है, आखिर इसके अंदर से इसकी स्पिरिचुअल रूट किसने निकाल दी होगी। वो उस लड़की से पूछता है तुम्हारी तबीयत आखिर कब से खराब रहने लगी है, क्या पता अचानक से कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही हो और उसी के आसपास से किसी ने तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया होगा जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं चला होगा। जिस पे वो लड़की कहती है मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात कर रहे हो, खाली मेरा ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली और आसपास के जितने भी लोग हैं ना उन सभी का यही हाल है। सभी किसी न किसी बीमारी में शामिल है, किसी के पास भी नहीं लगता कि उनकी स्पिरिचुअल रूट मौजूद होगी। दुनिया भर के डॉक्टर ने सभी लोगों को चेक कर लिया लेकिन कोई भी इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाया कि आखिर कैसे इंसान को इस बीमारी से ठीक किया जा सकता है। वांग सोच रहा होता है यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, तभी सारे लोगों के अंदर से उनकी स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया गया है। मैं नहीं जानता कि ये काम किसका होगा लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है ये काम भी फूजियान और उसके सेक्ट का ही हो। वो लोग नहीं चाहते होंगे कि आसपास के कोई भी लोग पावरफुल बने ताकि वो उससे फाइट वगैरह कर सके, लेकिन ये बात तो कंफर्म बाद में ही जाकर होगी। वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की स्पिरिचुअल रूट उसे वापस करने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाए। उस वजह से तो उस लड़की के अंदर काफी ज्यादा ऑरा फैल चुका था और बस कुछ ही मिनट लगते हैं, कुछ ही मिनट के अंदर वो लड़की पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और अब वो जितनी चाहे उतनी ज्यादा कल्टीवेशन कर सकती है। ये देखकर तो वो लड़की एकदम हैरान थी कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, दुनिया के महान से महान डॉक्टर ने मेरी बीमारी का पता नहीं लगा पाया और आपने तो बस 1 सेकंड के अंदर मेरी बीमारी ठीक कर दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो उससे पूछती है आप कौन है, क्या मुझे आप अपने बारे में बता सकते हैं। वांग उससे कुछ बताता तो नहीं, बस इतना कहता है कि मैं भी तुम्हारे एक एंसेस्टर में से ही शामिल हो, बस तुम इतना याद रखो, तुम्हें और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि मेरे जो एंसेस्टर थे वो बता रहे थे हमारी वांग फैमिली में से सिर्फ एक ही ऐसा बंदा था जो इमोर्टैलिटी हासिल करने गया था, तो क्या आप वही हैं, क्योंकि आप मुझे इमोर्टल लग रहे हैं। जिस पर वांग कहता है कहा ना तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ, जिस काम को किए बगैर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अब वांग घर के बाहर आने के बाद एक फॉर्मेशन बना देता है जिसके फॉर्मेशन के अंदर से उसने वही मॉस्किटो बीस्ट को बाहर निकाल लिया था। उस बीस्ट को देखकर तो वो लड़की एकदम ज्यादा पगला ही जाती कि ये भयानक चीज यहाँ पर क्या आ गई, कहीं ये कि सबकी जान ना ले ले। वांग कहता है डरो मत, मेरे पास आओ, हम यहाँ पर इसी की सवारी करने वाले हैं, मुझे यहाँ से कैपिटल ले चलो, क्योंकि मुझे यहाँ पर से कैपिटल का रास्ता पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद वांग और लड़की उस मॉस्किटो बीस्ट पे सवार होते हुए वहां से जाओ कंट्री के कैपिटल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कैपिटल के पास पहुंचते ही वहां पर जो गार्ड होते हैं वो उनसे कह रहे होते हैं अपना कार्ड दिखाओ, इसके बगैर ही हम तुम्हें अंदर जाने देंगे। वो लड़की जो होती है अपना कार्ड सिपाहियों को दे देती है और जब सिपाहियों को कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये लोग इसी जाओ कंट्री के हैं तो वो उन्हें अंदर जाने दे देता है। अंदर आने के बाद वांग को वहां पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनकी भी हालत खराब थी। कुछ लोग तो कैपिटल से बाहर जाने वाले होते हैं ताकि बाहर जाकर अच्छे से अपना इलाज करा सके, लेकिन सिपाही तो उन्हें ठीक तरह से बाहर भी नहीं जाने दे रहे थे, उनके साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहे होते हैं। वांग उस लड़की से पूछ रहा होता है आखिर यहाँ पर से लोगों को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, जिस पर वो लड़की बता रही होती है इस जाओ कंट्री को जो संभालते हैं ना उन लोगों ने रूल बना के रखा है कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। उसका कहना है कि बाहर की दुनिया यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो भी अगर बाहर चला गया तो वो कभी वापस अंदर नहीं आएगा। वांग को कैपिटल के अंदर सारे लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ साल और है, कुछ साल के अंदर तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, न जाने इनके साथ ऐसा कौन कर रहा होगा। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे किसी के अंदर भी उनकी स्पिरिचुअल रूट नहीं होती है, कोई ऐसा है जो इस पूरे की पूरी सिटी के सभी लोगों पे अपना
अपना कंट्रोल हासिल करके रखना चाहता है ताकि वो लोग कभी भी उसके कंट्रोल से बाहर ही ना जाए। उसने इन लोगों को गुलाम की तरह बना कर रखा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो चुपके से वांग के ऊपर नजर रखे हुए था। उसे अजीब लग रहा होता है कि ये वांग तो यहाँ का नहीं लग रहा, तो आखिर ये कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लेकिन वो बंदा कौन था हमें इसके बारे में अभी नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।